Hello friends, welcome back to my YouTube channel UP Board Classes Abhishek. Friends, so let's begin Mathematics class 11th. फ्रेंड आज का जो टॉपिक है फंक्शन फंक्शन आज का टॉपिक फ्रेंड है फंक्शन फलन। आज का टॉपिक जो है फंक्शन फलन। तो सो लेट्स रेडी फ्रेंड। डेफिनेटली मैं बात करता हूँ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैं सेट के विषय में ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे एवं साथ ही साथ सीमा के विषय में भी पढ़ेंगे। सीमा के विषय में जो मैं अभी पार्ट सेकंड में इसको बताऊंगा सीमा के विषय में डिटेल से। तो डेफिनेटली यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। वह कोई भी हो, जेईई मेंस हो, आइदर एनडीए हो, एयरफोर्स हो, आइदर कोई भी हो। तो फ्रेंड फंक्शन पढ़ने से पहले मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ। व्हाट इज फंक्शन? तो आप डेफिनेशन इसका मेंशन करेंगे। डेफिनेशन जब समुच्चय ए का सभी अवयवों का प्रतिबिंब जब समुच्चय ए का सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में यदि केवल एक और एक है, यदि एक और केवल एक प्रतिबिंब है, एक और केवल एक प्रतिबिंब है, इफ एंड ओनली इफ एक और केवल एक इमेज है, प्रतिबिंब है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का फलन कहते हैं। तो फ्रेंड आपका यही डेफिनेशन है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन का डेफिनेशन मैंने मेंशन किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं सेट्स के विषय में पढ़ चुका हूँ वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में। तो यहाँ पर डेफिनेशन है जब समुच्चय ए का, ये फंक्शन का डेफिनेशन परिभाषा है। जब समुच्चय ए का सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में यदि केवल एक और केवल एक इमेज हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का फंक्शन कहते हैं। पूर्णविराम। वंस अगेन आई विल से डेफिनेशन। जब समुच्चय ए का किसी न किसी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में यदि केवल एक और एक हो, यदि केवल एक और एक प्रतिबिंब हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का फंक्शन कहते हैं। पूर्णविराम। जब समुच्चय ए का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब यानी सभी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में यदि केवल एक और एक इमेज हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का फंक्शन कहते हैं। पूर्ण विराम। तो फ्रेंड आई होप सो, आई थिंक सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। तो अब नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बात जैसे फ्रेंड एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण। तो उदाहरण फ्रेंड हम लोग देखेंगे। उदाहरण ऐसे है, सपोज ए सेट ए है,
सेट ए है इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 मिडल ब्रैकेट क्लोज। और इसी प्रकार तथा सेट बी है, और सेट बी क्या है फ्रेंड, वह क्या है ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा एफ, तो ऐसे है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे आपका ये सेट ए है, आपका सेट ए है फ्रेंड, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ए बी सी डी एफ ये आपका सेट बी है। तो सपोज दैट ए का प्रतिबिंब बी है और 2 का प्रतिबिंब ए है और 3 का प्रतिबिंब डी है, 4 का प्रतिबिंब सी है और 5 का प्रतिबिंब एफ है, 5 का प्रतिबिंब एफ है। तो इससे कहते हैं हम लोग डेफिनेटली सेट ए की किसी ना किसी अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब है। तो इस तरह से सेट ए को सेट बी का फंक्शन कहते हैं, सेट बी को सेट ए का फंक्शन कहते हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कृपया यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सेट ए है उसका फंक्शन क्या है, सेट बी है। जो सेट ए है उसका फंक्शन क्या है, सेट बी है, क्योंकि ए समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब यानी किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में किसी और केवल एक से अवयवों का प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसे फलन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, समुच्चय ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में किसी ना किसी एक अवयव से अवश्य है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो आई होप सो विल बी गेट अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड ये आपका फंक्शन है। यदि समुच्चय ए के 1 की प्रतिबिंब 2 इसमें हो, यदि सेट ए के 1 का प्रतिबिंब बी सेट बी में 2 हो, तो यह एक प्रकार का फंक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी 2 अवयवों का सेट ए के 2 अवयवों का प्रतिबिंब यदि बी में 2 हो तो वह किसी भी अवयव का फंक्शन नहीं हो सकता है। यह सेट थ्योरी का फंक्शन कहता है। तो आई होप सो यू विल गेट। तो फ्रेंड हम लोग बात करते हैं इसके विषय में। डेफिनेटली आप डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन का मैंने डेफिनेशन राइट किया है, एग्जाम्पल तरीके से मैंने बताया यहाँ पर। तो आई होप सो विल बी अंडरस्टैंड दिस। जैसे फ्रेंड मैं राइट करता हूँ, यदि कोई सेट ए इज इक्वल टू है A1, 2 1, 3 2, 4 और 3, 6 और 5, 4। तो फ्रेंड आपको यह बताना है क्या यह एक फंक्शन हो सकता है कि नहीं। इट मे बी फंक्शन और नॉट, यू विल टेल मी। तो फ्रेंड आप लोग इसको बताना है यह फंक्शन हो सकता है कि नहीं। फ्रेंड अब देखते हैं कि यह फंक्शन हो सकता है कि नहीं, इसके विषय में हम लोग विचार करते हैं। सेट ए इस प्रकार से है कि मिडल ब्रैकेट 1, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर में है, यानी क्रमित युग्म के रूप में है। 1, 2 1, 3 2, 4 3, 6 5, 4 मिडल ब्रैकेट क्लोज। ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। मैं ऑर्डर्ड पेयर के विषय में बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अभी मैं बताऊंगा इसके विषय में क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे फ्रेंड ऑर्डर्ड पेयर यानी नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड हम लोगों का क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्रमित युग्म क्रमित युग्म क्रमित युग्म क्या होता है फ्रेंड, किसी भी 2 अवयवों का समुच्चय होता है। क्रमित युग्म किसी भी 2 अवयवों का
एक पेयर होता है जिसका प्रथम अवयव प्रांत कहलाता है, द्वितीय अवयव कहलाता है आपका रेंज कहलाता है। तो क्रमित अवयव को हमेशा, जैसे मैं क्रमित युग्म को x कामा y ब्रैकेट कामा क्लोज के रूप में लिखता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर x क्या है, प्रांत है, x क्या है, प्रांत है। यानी क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को प्रांत कहते हैं तथा क्रमित युग्म के द्वितीय अवयवों को रेंज कहते हैं, यानी परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं यानी रेंज कहते हैं। तो क्रमित युग्म क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म अवयवों का पेयर होता है, क्रमित युग्म अवयवों का पेयर होता है जिसे क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म का प्रथम घटक प्रांत कहलाता है एवं द्वितीय घटक परिसर कहलाता है। फ्रेंड आप लोग ध्यान रखिएगा, जो परिसर होता है, परिसर सबसेट सप्रांत होता है, परिसर सबसेट सप्रांत होता है। फ्रेंड ये जो परिसर हमेशा जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया हूँ, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह डोमेन यानी प्रांत कहलाता है एवं द्वितीय कंपोनेंट y जो होता है वह रेंज यानी परिसर कहलाता है। क्लियर। तो फ्रेंड यहाँ पर जो होता है, जो रेंज होता है वह सबसेट होता है सह प्रांत के, जो परिसर होता है वह उपसमुच्चय होता है सह प्रांत के यानी को डोमेन के। तो ऐसे में बताता हूँ। अब फ्रेंड मैं पढ़ता हूँ जैसे क्रमित युग्म का गुणन, जैसे क्रमित युग्म का गुणन, नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड हमारा क्रमित युग्म का गुणन, क्रमित युग्म का गुणन। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड हम लोग का क्रमित युग्म का गुणन। तो क्रमित युग्म का फ्रेंड गुणन क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी कुछ जस्ट मिनट में क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के विषय में डेफिनेटली बता चुका हूँ। तो क्रमित युग्म का मल्टीप्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको मैं क्रमित युग्म को जैसे ए इज इक्वल टू कोई सेट ए कामा बी और है एवं बी इस तरह से है इज इक्वल टू ए एक्स कामा वाई, ऑर्डर्ड ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट क्लोज। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, यानी जिसका प्रथम अवयव क्या हो, डोमेन हो और द्वितीय अवयव क्या हो, रेंज हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो यह क्रमित युग्म होता है। फ्रेंड इस दोनों का मल्टीप्लेक्शन करना यानी सेट्स का मल्टीप्लेक्शन होता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इसके विषय में। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा आशय क्रमित युग्म से था, ना कि समुच्चय के मल्टीप्लेक्शन से। तो आई होप सो क्लियर विल बी। तो मैं नेक्स्ट पे विचार करता हूँ। नेक्स्ट हमारा होगा फंक्शन। हमने फंक्शन के विषय में पढ़ा था, डिटेल से इस विषय में फंक्शन को हमारा उचित है पढ़ना। जैसे यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से लिखा है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन को हमेशा फ्रेंड एक विषय में बात कर लीजिएगा, फंक्शन को हमेशा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इसका जो अर्थ होता है टेंड्स टू होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंड्स टू, यानी इसका ए से बी में, ए टू बी यानी ए से बी में, टेंड्स टू आप डेफिनेटली पढ़ चुकते हैं। तो ए टेंड्स टू बी, यप सच दैट ए टेंड्स टू बी से भी निरूपित करते हैं। जो ए को हम कहते हैं डोमेन और बी को कहते हैं रेंज, ए को कहते हैं डोमेन और बी को कहते हैं रेंज। यप सच दैट ए टेंड्स टू बी, तो क्या होता है, ए को हम लोग डोमेन कहते हैं और बी को रेंज कहते हैं। जैसे फंक्शन को हम लोग हमेशा एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम लोग बात करता हूँ, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यह क्या है, एक प्रकार से फंक्शन है। सपोज इसका मान हमको ज्ञात करना है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर,
x इज इक्वल टू π/2 पर। तो ज्ञात कर सकते हैं x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x π/2 पुट करेंगे तो साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, π/2 होगा, क्योंकि x का वैल्यू, क्योंकि जो x है वह किस पर डिपेंड करता है, डेफिनेटली x जो यहाँ पर है वह थीटा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा π/2 होगा ना। तो f फंक्शन ऑफ π/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2। तो साइन ऑफ π/2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसको आप डेफिनेट रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, आपको रेडियन में दिया है, डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1 होता है, आई ऑलरेडी नो। तो इसी प्रकार से इसी में अब नेक्स्ट विचार करता हूँ। जैसे हमको कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 1, या सपोज दैट हमको कोई फंक्शन है तो इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर। तो कैसे इस फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर ज्ञात करेंगे, हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x है यानी, और इसका वैल्यू भी x के रूप में है, x² प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग 3 को पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 3, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x). तो पुट कर दीजिए फ्रेंड f3, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5×3 प्लस 1। तो इसका जो मान होगा f3 इज इक्वल टू आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, 3² 9 प्लस 15 प्लस 1। और तो f3 का जो वैल्यू है कितना है फ्रेंड, 5 9 24 और 25। f3 का वैल्यू क्या है, 25। इस तरह से हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू जो है 25 है। तो आई होप सो क्लियर विल बी, आई एम थिंकिंग सो यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दिस। तो फ्रेंड इस तरह से मैं फंक्शन को और मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ विचार करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मेरा फंक्शन एक प्रकार से यह है कि जैसे मेरा फंक्शन सपोज दैट यह है f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। इस प्रकार से सपोज दैट मेरा फंक्शन है, तो हमें फंक्शन का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू π/2 पर ज्ञात करना है। यह फ्रेंड आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x है, तो x इज इक्वल टू π/2 पर इसका हमें वैल्यू आपको डेफिनेटली बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर राइट करना है फ्रेंड। यदि आप लोग आंसर राइट करते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर राइट कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। फ्रेंड हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करते हैं। यह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, मैंने अभी तक आपको उस फंक्शन के विषय में अध्ययन किया है और साथ ही साथ फंक्शन के कुछ उदाहरण बताया है। तो फ्रेंड फंक्शन के विषय में लेट्स मोर बिगन स्टडी स्टार्ट। जैसे मैं बात करता हूँ और भी विषय में, जैसे तो मैंने अभी तक फंक्शन के विषय में डिटेल से स्टडी कर चुका है। तो अब लोग विचार करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि फंक्शन को हमेशा f(x) से डिपेंड कर सकते हैं। तो f such that a tends to b, f such that a to b। जैसे कोई भी फंक्शन होगा उसका a का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब b में केवल एक अवयव हो तो उसे कहते हैं, तो उसे हम a का b को फंक्शन कहते हैं पूर्णराम। तो आई होप सो क्लियर विल बी। जो ए है, ए को हम लोग किसे कहते हैं, ए को हम लोग डोमेन कहते हैं और बी को हम लोग
प्रांत कहते हैं, यानी रेंज कहते हैं। और जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसके फ्रेंड, जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन के, यानी सह प्रांत के। जैसे मैं बात करता हूँ अभी एग्जांपल लेकर, सपोज एज इक्वल टू कोई सेट इस प्रकार से है कि 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से हमें कोई सेट डेफिनेटली दिया गया है। तो इसका फ्रेंड परिसर क्या होगा, पहले इसका प्रांत ज्ञात करेंगे। इस समुच्चय ए का प्रांत क्या होगा, इस समुच्चय ए का प्रांत क्या होगा, इस समुच्चय ए का प्रांत होगा 1, 2, 5 और 7। इस समुच्चय ए का जो प्रांत होगा 1, 2, 5, 7 होगा। और इसका परिसर फ्रेंड क्या होगा, परिसर इसको आप लोग ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं। इसका परिसर फ्रेंड क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ये इसका क्या होगा, यानी द्वितीय एलिमेंट क्या होगा, रेंज होगा। 2, 3, 6, 8 क्या होगा, इसका रेंज होगा, यानी परिसर होगा। तो और जो परिसर होता है वो हमेशा सबसेट होता है, इसको भी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। अब मैं लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पर विचार करता हूँ। जैसे मेरे कोई पास फंक्शन है लॉगरिथमिक्स के रूप में f(x) इज इक्वल टू log e बेस x प्लस log e बेस x। सपोज मेरे पास कोई इस तरह से फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर e हम रख दें, यदि यहाँ पर हम e रख दें, x का वैल्यू e रख दें, x इज इक्वल टू कैप स्मॉल e रख दें, तो क्या होगा फ्रेंड, log e बेस e प्लस log e बेस e। तो हम जानते हैं कि log e बेस e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू होता है 2 होता है। जब कोई फंक्शन इस प्रकार से हो तो इसका वैल्यू हमारा 2 होता है। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर विचार करता हूँ। जैसे और कोई फंक्शंस मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लिमिट्स के विषय में बात करूँगा। तो नेक्स्ट में जैसे फंक्शन एक प्रकार से और है f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है x इज इक्वल टू π/2 पर। x इज इक्वल टू π/2 पर हमको फंक्शन का डेफिनेटली मान ज्ञात करना है। तो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू π/2। तो साइन स्क्वायर π/2 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। तो साइन स्क्वायर π/2 का फ्रेंड मान कितना होता है, तो इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, यह π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस π/2 होल स्क्वायर। तो जो साइन π/2 का डेफिनेटली मान होता है वह कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। कॉस π/2 का जो मान होता है 0, 0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का डेफिनेटली मान कितना होगा फ्रेंड, 1 होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा 1 होगा।
तो आई होप सो वीडियो विल बी क्लियर। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड मैं नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। बाय बाय। आई लव यू गाइस। थैंक